हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मुस्कान पे। हमारे यूट्यूब चैनल है लर्न विथ मुस्कान एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विथ मुस्कान। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। मेरा नाम है मुस्कान साहू। आई हैव क्वालिफाइड JRF इन 2020 एंड आई हैव completed my MCOM in 2020। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं मोटिवेशनल थ्योरीज ख़त्म कर चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले जाइए उसे देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्टार्ट करूँगी लीडरशिप के क्या क्या स्टाइल होते हैं और उसकी क्या क्या थ्योरीज हैं। लीडरशिप, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लीडरशिप होती क्या है। व्हाट इज लीडरशिप? तो इनको आप दो पार्ट में डिवाइड करिए। लीडर कौन होता है? लीडर जो हमें लीड करे। और शिप क्या होता है? वही लीड करने के काम को जो करता है वही होता है लीडरशिप, जिसके में वो एबिलिटी होती है। लीडरशिप एक तरह की एबिलिटी है। वो एबिलिटी जिसके पास होती है वो कहलाता है लीडर। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस and zeal among the people to create an urge in them to achieve goals। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक एबिलिटी है लोगों को कॉन्फिडेंस फील कराना, लोगों को बूस्ट करना किसी गोल को अचीव करने के लिए। वो होती है लीडरशिप। लीडर कौन होता है? लीडर वो पर्सन होता है जो हमें लीड करे, जो हमें दिखाए कि हमारा ये गोल है, हमें यहाँ तक पहुँचना है, किस तरीके से तुम पहुँच सकते हो, कैसे पहुँच सकते हो। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक एबिलिटी है जो फोर्स करता है, जो एनकरेज करता है, जो बूस्ट करता है पर्सन को उसके गोल को अचीव करने के लिए। ये देखिए, बहुत अच्छी लाइन हमें लगी, इसलिए लिख दिए। द पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस मी most is not he who does great deeds, but who makes me feel that I can do the great deeds। ये बोल रहा है कि वह पर्सन मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करता जो अच्छे डीड कर सकता है, या बोलिए जो अच्छी डील्स कर सकता है, बल्कि वो पर्सन मुझे इन्फ्लुएंस करता है। वो पर्सन हमें इन्फ्लुएंस फील कराता है, अच्छा फील कराता है, जो हमें यह फील कराए कि मैं अच्छा डील कर सकता हूँ। मुझे वो पर्सन पसंद नहीं आता, वो पर्सन मुझे प्रभावित नहीं करता है जो अच्छे डील्स कर सकता है, बल्कि वो पर्सन मुझे प्रभावित करता है जो मुझे यह विश्वास दिलाए कि मैं अच्छा डील कर सकता हूँ। तो वो होता है लीडर। लीडर अपने एम्प्लॉयज को खुद किसी काम को करके इन्फ्लुएंस नहीं करता, लीडर नहीं बन सकता, बल्कि उनमें ये विश्वास दिखाना है कि वो उस काम को कर सकते हैं, उनके फॉलोअर्स उस काम को कर सकते हैं। वो होता है अच्छा लीडर। देखिए, लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। लीडरशिप इस एक स्किल है, क्या करना? दूसरों को लीड करना, वो एक स्किल है, वो है लीडरशिप। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कला है, आर्ट ऑफ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग थिंकिंग इन एन एफिशिएंट वे। कि कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक एफिशिएंट तरीके से किसी काम को ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा सकता है, वो कौन देखता है? वो मैनेजमेंट देखता है। जबकि लीडरशिप का काम क्या है? लीडरशिप एक स्किल है लोगों को लीड करने के लिए, जिसके पास वो स्किल है वो लीडरशिप है। बेसिस ट्रस्ट, इसमें लीडरशिप में जो लीडर होता है, जो हमें लीड करता है, उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए उसके फॉलोअर्स का। यहाँ पे मैनेजमेंट के पास कंट्रोल होता है सारी चीज को मैनेज करने का। ये एम्फेसाइज करते हैं पीपल को इंस्पायर करने पे, पीपल को मोटिवेट करने में, एनकरेज करने में, और ये क्या करते हैं? सभी चीजों को मैनेज करते हैं। इनके पास पावर होती है इन्फ्लुएंस करने की, सामने वाले को प्रभावित करने की। जबकि मैनेजमेंट वाला किस पे फोकस करता है? इसके पास कौन सी पावर होती है? रूल की पावर होती है। फोकस ऑन एनकरेजिंग चेंज, ये फोकस करता है, एनकरेज करता है अपने फॉलोअर्स को कुछ चेंज लाने के लिए, कुछ इनोवेट करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। जबकि ये किस पे फोकस करता है? ब्रिंग स्टेबिलिटी, कि सब कुछ मैनेज वे में अच्छी तरह से हो। ये स्ट्रेटेजी क्या है? प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब
प्लान के एग्जीक्यूट होने के पहले जो किया जाए, या हम बोले किसी काम के होने के पहले जो हम कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। गोल को अचीव गोल को अचीव करने के पहले लीड किया जाता है ना, वो क्या करेगा, लीडर क्या करता है, लीड करता है अपने फॉलोअर्स को उस गोल तक पहुंचने के लिए। जबकि ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है। प्लान बन गया, अब प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है उस पर फोकस करता है मैनेजमेंट। फॉर्मुलेशन, इसमें प्रिंसिपल एंड गाइडेंस फॉर्मुलेट किए जाते हैं, जबकि इसमें पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाए जाते हैं। प्रोस्पेक्टिव, लीडरशिप रिक्वायर्स गुड फोरसाइटेडनेस, मैनेजमेंट है शॉर्ट रेंज ऑफ प्रोस्पेक्टिव। ये शॉर्ट रेंज छोटी छोटी चीजों को मैनेज करते हैं, जबकि ये इसमें क्या होना चाहिए, जो लीडरशिप है उसके पास अच्छी जजमेंट स्किल होनी चाहिए, करेक्ट डिसीजन लेने का स्किल होना चाहिए। तो ये था लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में डिफरेंस। देखिए एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए, हमेशा सच बोले ऐसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए लीडर में, अगर लीडर में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो उसके फॉलोअर्स में कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। इंस्पायरिंग पीपल, पीपल को इंस्पायर करने वाला होना चाहिए, कमिटमेंट एंड पैशन होना चाहिए, अगर किसी गोल को अचीव करना है तो उसके लिए वो लीडर भी कमिटमेंट उसमें कमिट होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पेड़ लगाना है, ठीक है, लीडर अपने फॉलोअर्स को लीड कर रहा है कोई पेड़ लगाने के, तो लीडर को भी पहले अपने हाथ गंदे करने होंगे, वो पेड़ लगा के दिखाना पड़ेगा। लीडर को ये दिखाना होगा कि तुम्हारे साथ मैं भी लगा हूं, तभी लीडर लगे, सॉरी, फॉलोअर्स को ये दिखाना होगा कि लीडर लगा हुआ है, लीडर को दिखाना होगा कि मैं भी लगा हुआ तुम्हारे साथ इस गोल को अचीव करने में, तब फॉलोवर्स काम करेंगे। लीडर बैठा हुआ है, ऑर्डर पे ऑर्डर दिया जा रहा है, ये करो ऐसे करो वैसे करो, तो वो फॉलोवर्स इतना उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे। गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, अच्छे से अपने फॉलोअर्स को गोल को समझा सके। ठीक है, अगर गोल्स वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, वो उनको उनका रोल नहीं समझा पाएगा लीडर कि उनके फॉलोअर्स को सबॉर्डिनेट्स को करना क्या है, तो कोई चीज अच्छे तरीके से नहीं चलेगी। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सही तरीके से डिसीजन लेने आना चाहिए लीडर को। अकाउंटेबिलिटी, लीडर हमारा ऐसा हो जो अगर सबॉर्डिनेट किसी काम के लिए, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेह होना, अगर हमारा कोई सबॉर्डिनेट किसी काम के लिए जिम्मेदार है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो लीडर हमारा ऐसा हो वो उसको सिखाए कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा तुम्हारी गलती, और साथ में लीडर भी अगर कोई गलती करता है तो वो उसको एक्सेप्ट करे। डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट, लीडर में कोई किसी तरह का ईगो नहीं होना चाहिए, अगर लीडर से कोई काम नहीं हो रहा है तो वो उसको डेलीगेट करने आना चाहिए, अपने सबॉर्डिनेट को एम्पावरमेंट देना होगा, उन्हें भी डिसीजन लेने का पावर देना होगा, ऐसा होना चाहिए लीडर। ईगो में रहेगा तो वो कुछ भी डेलीगेट नहीं कर पाएगा, वो कहेगा कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही इसी काम को कर सकता हूँ, हाँ, और कोई थोड़ी कर पाएगा, तो ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन होना चाहिए लीडर में। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब सामने वाले को समझना, लीडर ऐसा हो जो अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से समझ पाए, उसकी नीड्स को अच्छे से समझ पाए। रिसाइलेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस लीडर ऐसा हो, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या कि उसके में वो क्वालिटी हो, वो इंटेलिजेंस हो इमोशनल को लेके, जिससे वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सके, साथ में अपने एम्प्लॉय के इमोशंस को भी समझ सके, इसलिए उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। ह्यूमिलिटी, वही बात कि अपने एम्प्लॉयज के नीड्स समझ पाए, उनको इंसान समझे। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो कुछ भी वो करे उसके सबॉर्डिनेट को पता होना चाहिए। विजन और पर्पस होना चाहिए कि क्या हमें अचीव करना है, लास्ट में किस पर्पस के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या विजन है, फ्यूचर में कहाँ पहुंचना चाहते हैं हम, तो ये सब क्वालिटीज अगर हमारे लीडर में है तो वो एक अच्छा लीडर माना जाएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लीडरशिप स्टाइल्स। कौन कौन सी लीडरशिप स्टाइल हो सकती है, टाइप, या हम बोले कि टाइप्स ऑफ लीडर्स, वैसे तो बहुत टाइप है, या मैं 4 को कवर की हूँ। देखिए
लीडरशिप स्टाइल इज द रिजल्ट ऑफ फिलोसफी। लीडरशिप स्टाइल किस पे डिपेंड करती है? फिलोसफी पे, पर्सनैलिटी पे एंड एक्सपीरियंस ऑफ लीडर, और लीडर के एक्सपीरियंस पे। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फॉलोअर्स। ये डिपेंड करता है कि फॉलोअर्स कैसे हैं। अगर हमारे फॉलोअर्स लीडर के बिना ही काम कर सकते हैं तो लीडर क्या करेगा? डेमोक्रेटिक यूज करेगा लीडरशिप स्टाइल। लेकिन अगर वो बिना लीडर के प्रेस किए, बिना लीडर के खड़े हुए वो काम नहीं करेंगे तो लीडर क्या होगा? ऑटोक्रेटिक होगा। तो ये फॉलोवर्स पर भी डिपेंड करता है। एंड द कंडीशन प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, और जो सिचुएशन चल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सिचुएशन है। अगर इस समय ऑर्डर आ गया है 1 लाख यूनिट्स का कि 1 लाख यूनिट्स हमें बनाने हैं, तो लीडर क्या करेगा? लीडर एम्प्लॉय के हाथ में छोड़ देगा? नहीं, यहाँ पर लीडर सारा का सारा कंट्रोल खुद लेगा, सब चीज को मैनेज करेगा कि हमें ये यूनिट तैयार करके देना है। इस समय ये सिचुएशन आ गई कंपनी में कि हमें ये ऑर्डर मिला, हमें ये कंप्लीट करके देना है, हम एम्प्लॉय पे छोड़ के लेट नहीं करा सकते। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन भी कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से लीडरशिप स्टाइल डिसाइड होते हैं। देखिए, सबसे पहला है अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल या ऑटोक्रेटिक। इसमें क्या होता है? लीडर अपने हाथ में सारा का सारा कंट्रोल लिया होता है और यही सब चीजों को मैनेज करता है, अपने फॉलोअर्स को कोई भी कंट्रोल नहीं देता है, अपने फॉलोअर्स पे कुछ नहीं छोड़ता। अथॉरिटेरियन लीडर को बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर्स भी बोलते हैं। प्रोवाइड क्लियर एक्सपेक्टेशंस, अच्छे तरीके से बता देता है कि हमें तुमसे क्या चाहिए, फॉर व्हाट टू बी डन, क्या करना है तुम्हें, व्हेन इट शुड बी डन, कब तक करना है और कैसे करना है। ये क्लियरली अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को बता देता है लीडर। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज स्ट्रांगली फोकस ऑन बोथ। ये कमांड पे फोकस करता है और कंट्रोल पे फोकस करता है। इसमें लीडर क्या होते हैं? खुद ही कमांड देते हैं और खुद ही फॉलोअर्स को कंट्रोल भी करते हैं। देयर इज ऑल्सो अ क्लियर डिविजन बिटवीन द लीडर एंड मेंबर। यहाँ पे क्लियर डिवाइड किया होता है कि ये लीडर है, ये मेंबर है, ये दोनों मिलजुल के कोई काम नहीं करते। इनका काम है ऑर्डर देना, इनको कंट्रोल करना। अथॉरिटेरियन लीडर्स मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है, उसमें फॉलोअर्स को इन्वॉल्व नहीं करता। विथ लिटिल और नो इनपुट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ग्रुप। या तो बिना बिना किसी ग्रुप मेंबर के परमिशन लिए, बिना किसी फॉलोअर के परमिशन लिए, बिना किसी फॉलोअर से डिस्कस किए डिसीजन ले लेता है, या तो बहुत ही थोड़ा डिस्कस कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा होता है अथॉरिटेरियन लीडर, ऑटोक्रेटिक लीडर, जो सब कुछ खुद कंट्रोल करता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, चलिए ठीक है, ऐसे समझिए। आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। पार्टिसिपेटिव मतलब दोनों मिल के काम करेंगे। हम लीडर हैं, तुम फॉलोअर्स हो, कोई मतलब नहीं है, हम दोनों मिल के काम करेंगे, ताकि देखकर लगेगा ही नहीं कि कौन लीडर है कौन फॉलोअर्स है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप को डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी बोलते हैं, इज टिपिकली मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा इसी को पसंद भी किया जाता है। डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफर गाइडेंस टू द ग्रुप मेंबर। डेमोक्रेटिक लीडर क्या करता है? गाइडेंस ऑफर करता है, गाइडेंस गाइड करता है अपने ग्रुप मेंबर्स को। बट दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द ग्रुप, और खुद भी ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट करता है। एंड अलाउ इनपुट्स फ्रॉम द अदर ग्रुप मेंबर, और कोई भी डिसीजन उसे लेना होता है तो अपने ग्रुप मेंबर से डिस्कस करने के बाद लेता है। तो ऐसा होता है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। ना तो खुद कुछ, ना तो सारा का सारा कंट्रोल खुद करता है और ना तो पूरा का पूरा मेंबर पे छोड़ देता है। ऑटोक्रेटिक में क्या था? सारा का सारा कंट्रोल वो खुद ही कर रहा था। यहाँ पे ये दोनों मिल के काम करेंगे, जितने भी ग्रुप मेंबर हैं, चाहे उसमें लीडर हो फॉलोअर हो, सब मिल के काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। और अगर लीडर को कोई डिसीजन लेना है तो वो ग्रुप से डिस्कस करने के बाद ही लेगा। डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेस फेयर और फ्री रेन। Delegative leadership style, also known as laissez-faire leadership. Delegative leaders offer little or no guidance to the group member and leave the decision making up to the group member. While this style can be useful in situations involving high qualified experts,
It often leads to poorly defined role and lack of motivation. देखिए ये क्या बोल रहा है कि डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, लीडर यहाँ पे बैठा रहेगा, सबका सब इनके ऊपर छोड़ दिया, बोला कि हमें ये गोल अचीव करना है, अब आपको कैसे अचीव करना है आप देख लो, सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया। ये किस सिचुएशन में बेस्ट हो सकता है, किस सिचुएशन में यूजफुल होगा, जब जो ग्रुप मेंबर है वो हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो ये वर्क ही नहीं करेगा स्टाइल, ये अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रुप मेंबर है उनका रोल अच्छी तरह डिफाइन नहीं होता और कहीं ना कहीं लैक ऑफ मोटिवेशन भी होता है, क्योंकि इन्हें कोई लीड करने वाला है नहीं है, सब आपस में ही लीडर बने पड़े हैं कि नहीं तुम ये करो, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, तुम ये करो। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। ठीक है, उनको रोल ही नहीं पता है क्या करना है, कोई कुछ भी कर रहा है, कैसे वो मोटिवेट होंगे, कैसे उन्हें पता चलेगा कि अब तक हम कितना पर्पस अचीव कर चुके हैं, अब तक हम कितने गोल के करीब हैं। ये सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया है, कितने दिन में हमें ये विज़न कंप्लीट करना है, अब सब आपको करना है। डिसीजन लीजिए, कंट्रोल करिए, कमांड करिए, सब आप ही करिए। तो ये कुछ हद तक सही नहीं है, थोड़ा बहुत कंट्रोल भी होना ज़रूरी है और थोड़ा बहुत मिलनसार होना भी ज़रूरी है। मतलब कि अगर हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि एकदम ही मिलजुल जाएं, थोड़ा सा इसके पास कंट्रोल होना चाहिए ताकि लीडर इंटरफेयर कर सके, अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो उनको बता सके, उनको गलत पे गाइड कर सके और साथ में उनके साथ मिल के काम भी कर सके, अच्छा रिलेशनशिप भी बना रहे। इस वजह से ये लीडरशिप स्टाइल बेस्ट होती है। Levin noted that laissez-faire leadership tends to result in the group that lack direction. इसमें डायरेक्शन की कमी होती है, मेंबर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कोई मिस्टेक के लिए। वहाँ लीडर तो है नहीं देखने के लिए, तो अगर विजन पूरा नहीं होगा तो वो बोलेंगे कि इसकी गलती है, एक बोलेगा नहीं इसकी गलती है, दूसरा बोलेगा नहीं इसकी गलती है, इन सब की गलती है, मैं सही से काम कर रहा था। एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि ये काम मैं करूँगा, तुम ये करो, तुम वो करो, सब एक दूसरे को एडवाइस ही देने लगेंगे। मेड लेस प्रोग्रेस, इस वजह से प्रोग्रेस कम होगा, सब लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे और प्रोड्यूस लेस वर्क, और काम भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये अच्छा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा कब होगा, जब एक्सपर्ट्स होंगे, जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक्सपर्ट हैं, खुद से काम कर सकते हैं। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल, पैटर्नलिस्टिक को समझिए कैसे, पापा, फादर, जैसे हमारे फादर हमें कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारे फादर हमारे साथ रिलेशन रखते हैं, वैसे ही लीडर्स और फॉलोअर के बीच में रिलेशन है। ठीक है, वो होता है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल। दिस लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड अपॉन द सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस ऑफ पीपल, ये इमोशंस और सेंटिमेंट्स पे बेस्ड है पीपल के। अ पैटर्नलिस्टिक लीडर इज लाइक फादर ऑफ हिज सबॉर्डिनेट, वो अपने सबॉर्डिनेट को फादर की तरह कंट्रोल करता है, या बोले तो जैसे घर में मुखिया कंट्रोल करते हैं फैमिली को, वैसे ही वो लीडर अपने ग्रुप मेंबर को कंट्रोल करता है। ही हेल्प्स, वो मदद करता है, उन्हें गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है सभी सबॉर्डिनेट्स को। बट नो वन ग्रोज, लेकिन कोई भी ग्रो नहीं करता, बिकॉज दे बिकम डिपेंडेंट ऑन दियर लीडर। जब हमारा लीडर फादर बन जाएगा, हमारे फादर की तरह हमें प्रोटेक्ट करेगा, हेल्प करेगा, गाइड करेगा, वैसे तो कुछ कुछ फादर ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे को छोड़ देते हैं कि जाओ तुम अपने से कमाओ, तुम कुछ ग्रो करो, कुछ करो, मेरे पे डिपेंड मत रहो। लेकिन यहाँ पे किस फादर की बात हो रही है, जो अपने बच्चे को मदद करता है, अपने बच्चों को गाइड करता है, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, समय समय पर उनका ध्यान दे रहा है कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, सब चीज़ से उन्हें लेस करके रखा है। तो वो बच्चे क्या होंगे, वो डिपेंड हो जाएंगे अपने पापा पर, वो सबॉर्डिनेट डिपेंड हो जाएगा अपने लीडर पे, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो कहेगा सब पापा तो हमें अवेलेबल करा ही रहे, हमें क्या ज़रूरत है कुछ करने की। ऐसे ही बच्चे ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते, जो अपने पापा पे डिपेंड रहना चाहते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, इमोशन में मत बहिए सिर्फ ये स्टाइल समझा रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल, जिसमें जो लीडर है वो हमारे फादर की तरह हमें
हेल्प करता है, गाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है हमें क्या, सबऑर्डिनेट्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को। अब देखिए कर्ट लेविन ने जो लीडरशिप स्टाइल दिया था उसमें इन्होंने 3 ही स्टाइल दिया था, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेस फेयर। देखिए ऑटोक्रेटिक हम क्या बताएं, ऑटोक्रेटिक में किस पे फोकस किया जाता है, लीडर पे। इसमें सारा का सारा कंट्रोल लीडर के पास होता है, डिसीजन मेकिंग पावर लीडर के पास होती है। इसमें जो भी होता है दोनों मिलके करते हैं, एक टीम में करते हैं लीडर मेंबर। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोकस किस पे होता है, सबऑर्डिनेट्स पे होता है, टीम पे होता है, लीडर पे फोकस नहीं होता है। यहाँ सारा का सारा कंट्रोल, कमांड, डिसीजन मेकिंग सब किसके पास है, फॉलोअर्स के पास है। हाउ लीडर वॉज लाइक्ड, कौन सा ज्यादा पसंद किया जाता है, ये कम पसंद किया जाता है, ये भी कम पसंद किया जाता है, ये ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल लीडर के पास है, यहाँ सारा का सारा कंट्रोल सबऑर्डिनेट्स के पास है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दोनों मिलजुल कर काम करें, ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए। ग्रुप डायनेमिक्स, ये क्या होता है, एग्रेसिव होता है, डिपेंडेंट हो जाते हैं सबऑर्डिनेट्स अपने लीडर पर, सेल्फ ओरिएंटेड। ये क्या होता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, ग्रुप पे फोकस होता है, टास्क ओरिएंटेड होता है। ये फ्रेंडली होता है, ग्रुप फोकस्ड, लेकिन ये क्या होता है, फन ओरिएंटेड होता है, टास्क ओरिएंटेड नहीं है। इसमें मजा मस्ती चलता है क्योंकि लीडर तो ध्यान ही नहीं देगा। प्रोडक्टिविटी, इसमें हाई कब होगी प्रोडक्टिविटी, जब लीडर प्रेजेंट होगा, और लो कब होगी, जब लीडर एब्सेंट होगा। लीडर चल गया तो प्रोडक्टिविटी लो, लीडर सामने खड़ा है तो अच्छे से काम होगा। कुछ कुछ एम्प्लॉयज होते हैं ऐसे कि अगर लीडर आके बगल में खड़ा हो गया, सुपरवाइजर बगल में आके खड़ा हो गया तो काम तेजी से होगा, जबकि लो कब होगा, जब लीडर एब्सेंट होगा। लेकिन हमारे एग्जाम में क्या होता है, अगर हमारे पीछे सर आके खड़े हो गए, मैं एग्जाम लिख रहे हैं, सर आके खड़े हो गए तो हाथ ही नहीं चलेगा, सर देख रहे हैं तो जैसे ही सर जाएंगे स्पीड में हम लिखेंगे तो सर कहेंगे नहीं ये चिट रखा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ तब तेज लिख रहा है। देखिए डेमोक्रेटिक में क्या होता है, लीडर एब्सेंट हो प्रेजेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉलोअर्स सबऑर्डिनेट्स हाई प्रोडक्टिविटी देते हैं। यहाँ क्या होगा, लो होगा क्योंकि लीडर तो हमेशा ही एब्सेंट है, लीडर है ही नहीं, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी हमेशा ही लो होती है। तो ये कर्ट लेविन का लीडरशिप स्टाइल था जिसमें इन्होंने ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेस फेयर 3 दिया था। देखिए अथॉरिटेरियन में प्रोवाइड क्लियर एक्सपेक्टेशन, ये बता रहा है कि तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हें मुझे ये अचीव करना है, हमें ये विजन चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, सब बताएगा, क्लियरली बताएगा। पार्टिसिपेटिव में पार्टिसिपेट इन द ग्रुप, ऑफर गाइडेंस, ये गाइडेंस देगा कि चलो कुछ ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, हम सब मिलके कर देते हैं, मैं भी कुछ कर लेता हूँ, आओ पहले मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, फिर तुम मुझे फॉलो करना। तो ऐसा होता है पार्टिसिपेटिव लीडर। डेलीगेटिव में देखिए सो रहा है, गाना सुन रहा है, चलो ये विजन अचीव करना है, तुम लोग कर लो, जैसे ये करना है, कब करना है वो देख लो, तुम लोग जल्दी करना। लेकिन ऑफर लिटिल और नो गाइडेंस, या तो थोड़ा बहुत गाइडेंस देगा या तो बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं देगा, ऐसा होता है डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल। अब आते हैं हम मैनेजरियल ग्रीड पे। लीडरशिप स्टाइल खत्म हो गया, अब मैनेजरियल ग्रीड क्या है, ये मैनेजरियल ग्रीड, ये होता है मैनेजरियल ग्रीड। क्या होता है आइए पढ़ते हैं। मैनेजरियल ग्रीड मॉडल है लीडरशिप स्टाइल का, ये भी लीडरशिप स्टाइल इसमें बताया गया है, 5 तरह का लीडरशिप स्टाइल बताया गया है, 1 2 3 4 5, 5 तरह का लीडरशिप स्टाइल बताया गया है इसमें, जो डेवलप किया है रॉबर्ट आर ब्लैके एंड जेनी माउंटन ने। ठीक है, ये नेम लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। This model originally identified 5 different leadership style based on, किस पे बेस्ड है ये, concern for people एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कि जो लीडर है वो ज्यादा कंसर्न पीपल को दे रहा है या ज्यादा कंसर्न प्रोडक्शन को दे रहा है। इसके बेस पे 5 तरह की लीडरशिप स्टाइल बताई गई है इस मैनेजरियल ग्रिड में। ऑप्टिमम लीडरशिप स्टाइल इज इन दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द थ्योरी वाई, और ये लीडरशिप स्टाइल किस पे बेस्ड है, थ्योरी वाई पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं, पहले हम इससे समझाते हैं आपको। ये देखिए ये ग्रिड है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 5 तरह की लीडरशिप स्टाइल दी गई है। किस पे बेस्ड है ये, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कि जो लीडर है वो
प्रोडक्शन पे ज्यादा कंसर्न दे रहा है या पीपल पे ज्यादा कंसर्न दे रहा है, पीपल पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, या प्रोडक्शन टास्क पे ध्यान दे रहा है। उसके बेस पे ये 5 लीडरशिप स्टाइल बनाई गई है। देखिए यहाँ पर लो है, ठीक है, यहाँ पर हाई है, और ये कंसर्न फॉर पीपल यहाँ हाई है, यहाँ लो है। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन अगर लो है और कंसर्न फॉर पीपल भी लो है तो उसे क्या बोलेंगे, इम्प्रोवराइज्ड मैनेजमेंट, जिसका अब नाम क्या हो गया, इनडिफरेंट, जहां पर प्रोडक्शन पे भी कम ध्यान है और पीपल पे भी कम ध्यान दे रहा है। अगर दोनों ही हाई है, ये भी हाई है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल दोनों ही हाई है, तो उसे क्या बोलेंगे, टीम मैनेजमेंट। दोनों देखिए 9 है। ये देखिए जो पहला वाला नंबर है वो प्रोडक्शन के लिए और ये दूसरा वाला नंबर है वो पीपल के लिए, ठीक है, कंसर्न फॉर पीपल के लिए सेकेंड। देखिए ये 9 है, मतलब हाई प्रोडक्शन के लिए भी है, हाई पीपल के लिए भी है कंसर्न, तो उसे क्या बोलेंगे, टीम मैनेजमेंट। अब इसका नेम साउंड हो गया है। अगर प्रोडक्शन के लिए 9 है, प्रोडक्शन पे हाई फोकस है लेकिन रिलेशनशिप पे लो फोकस है, 1 है, तो उसे क्या बोलेंगे, टास्क मैनेजमेंट, टास्क पे फोकस है। कंट्री क्लब में क्या है, प्रोडक्शन पे 1 है, प्रोडक्शन पे कम ध्यान है, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, जबकि हाई कंसर्न है पीपल पे, जिसे क्या बोलेंगे, कंट्री क्लब मैनेजमेंट। अब देखिए याद करने का तरीका, अभी ये क्या हुआ है, फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, अभी ये धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है खुद को, इसलिए इसको हम बोलेंगे इम्प्रूवराइज्ड मैनेजमेंट। यहाँ पे दोनों ही लो है, ठीक है, अभी ये स्टार्ट किया खुद को इम्प्रूव करना, इनडिफरेंट नेम है इसका। टास्क मैनेजमेंट, टास्क नाम से पता चल रहा है टास्क, इसका हाई फोकस किस पे है, टास्क पे है, प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस है, रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस नहीं है, तो ये क्या है, 9-1 है, ठीक है। डिक्टोरियल इसका नाम है, डिक्टेटोरियल। कंट्री क्लब, क्लब में किस पे ध्यान दिया जाता है, रिलेशन पे। क्लब किसका होता है, पीपल का होता है, वहां पे सिर्फ मस्ती मजाक चलता है, क्लब में बातचीत चलती है, टास्क पे फोकस होता है नहीं। तो प्रोडक्शन पे लो फोकस है जबकि पीपल पे हाई फोकस है, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम कि जब कंसर्न फॉर पीपल हाई है तो और प्रोडक्शन लो है, इसका मतलब वो क्या है, क्लब में है, कंट्री के, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, जिसका नेम क्या है, नया नेम अकोमोडेटिंग। और टीम, टीम में सब मिलजुल के काम करेंगे, दोनों ही हाई चलेगा, सबसे बेस्ट ये होता है क्योंकि इसमें दोनों पे हाई फोकस होता है, प्रोडक्शन पे भी फोकस है, हाई है, और पीपल पे भी फोकस हाई है, तो इसे क्या बोलेंगे, टीम मैनेजमेंट। जब दोनों हाई होगा तो टीम मैनेजमेंट, दोनों पे ही फोकस है, ठीक है, टीम में मिलजुल के दोनों काम कर रहे हैं। लीडर और मेंबर, मेंबर ऑफ मिडल ऑफ द रोड, ये देखिए मिडिल में है इसलिए इसका नाम मिडल ऑफ द रोड है। 5-5 है ये, इसे स्टेटस क्यू बोलते हैं। इसका थोड़ा ध्यान आपका कंसर्न फॉर पीपल के लिए होता है और थोड़ा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन के लिए होता है, न तो हाई न तो लो, मिडल में होता है ये, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मिडल ऑफ द रोड। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आइए अब इसको पढ़ते हैं। देखिए, the model represent as the grid with the concern for production as the x axis, x axis पे दिया है क्या, concern for production, और y axis पे क्या दिया है, concern for people। ये देखिए, ये इसे बोलते हैं x axis, इधर नीचे वाले को बोलते हैं x axis जो हॉरिजॉन्टल है, और ये जो वर्टिकल है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं y axis। तो x axis पे क्या है, x axis पे है concern for production, और y axis पे क्या है, y axis पे concern for people है। देखिए इनडिफरेंट पहला वाला 1-1 जिसमें दोनों लो है, क्योंकि अभी ये क्या करना शुरू किया, इम्प्रूव करना शुरू किया, याद करने के लिए समझाएं, ठीक है। इन दिस स्टाइल मैनेजर हैव लो कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन। मैनेजर यूज दिस स्टाइल टू प्रिजर्व जॉब एंड जॉब सीनियरिटी, प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ बाय अवॉइडिंग गेटिंग इनटू ट्रबल। इसमें क्या करता है, लीडर खुद को बचाता है किसी परेशानी में पड़ने से पहले, खुद को पहले से बचाए कि हम किसी परेशानी में न पड़ जाए। मेन कंसर्न फॉर मैनेजर इज नॉट टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक विच रिजल्ट इन लेस इनोवेशन डिसीजन। यहाँ पे वो इनोवेशन पे ध्यान ही नहीं देता, ठीक है, वो खुद को बचाता है कि मैं किसी मिस्टेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो जाऊं, इसीलिए वो दोनों पे ही इसका कम कम ध्यान होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत ध्यान होता है, लो एकदम। अकोमोडेटिंग क्या है, अकोमोडेटिंग कंट्री क्लब, क्लब पे ध्यान है, मतलब रिलेशनशिप, पीपल पे ज्यादा ध्यान है, प्रोडक्शन पे कम ध्यान है क्योंकि वो क्लब में घूम रहे हैं।
देखिए इसमें हाई कंसर्न होता है पीपल के लिए, जबकि लो कंसर्न होता है प्रोडक्शन के लिए। मैनेजर्स यूजिंग दिस स्टाइल पे मच अटेंशन टू द सिक्योरिटी एंड कंफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय। इसमें वो ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, एम्प्लॉय के कंफर्ट्स पे, एम्प्लॉय के सिक्योरिटी अटेंशन पे, कि उनका अटेंशन मेरी तरफ बना रहे, टू द सिक्योरिटी, उनके जॉब। अगर फॉलोअर का अटेंशन बना है लीडर पे तो लीडर की सिक्योरिटी बनी हुई है। और एम्प्लॉय लीडर, कुछ एम्प्लॉय कब पसंद करते हैं लीडर को, जब उन्हें अच्छे अच्छे वेलफेयर स्कीम्स मिलती हैं, इन होप दैट दिस विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस। इस होप में कि अगर हमारे एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो उनका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा, इसीलिए वो फोकस करते हैं अपने एम्प्लॉयज पे, पीपल पे, रिलेशनशिप पे। द रिजल्टिंग एटमोसफेयर इज यूजुअली फ्रेंडली। वहाँ का एटमोसफेयर क्या होगा, फ्रेंडली होगा, बट नॉट नेसेसरीली वेरी प्रोडक्टिव। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो प्रोडक्टिव भी हो। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं, लीडर उनको वेलफेयर स्कीम दे रही है, लीडर उनको रिवॉर्ड दे रही है, इंसेंटिव दे रहे हैं, फिर भी वो अपना काम उसी हिसाब से करते हैं। लीडर दे रही है तो दे, हमें थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, वो उसका काम है देने का, मेरा जो काम है मैं करूंगा, मुझे जैसे करना मैं वैसे ही करूंगा। कोई प्रोडक्टिव, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो कुछ एम्प्लॉयज होते हैं ऐसे, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। देखिए डिक्टेटोरियल क्या है, डिक्टेटोरियल जो टास्क पे फोकस करता है, ठीक है, इसको हम प्रोड्यूस भी बोलते हैं, और पेरिश इसका नया नेम है। देखिए स्टाइल ये क्या है, 9-1 है। प्रोडक्शन पे हाई फोकस है, पीपल पे कोई फोकस नहीं है, टास्क पे ज्यादा फोकस है। मैनेजर यूजिंग दिस स्टाइल ऑल्सो प्रिजर्व देयर एम्प्लॉयज थ्रू रूल्स एंड पनिशमेंट। ये एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करता है, रूल्स और पनिशमेंट से। डू अचीव द कंपनीज गोल, की कंपनी के गोल को हमें अचीव करना है, टास्क पे मेन फोकस होता है। एम्प्लॉय की तरफ कोई कंसर्न नहीं होता, उनके वेलफेयर पे कोई कंसर्न नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस होता है, टास्क पे, गोल पे, कि हमें गोल अचीव करना है, वो किसी भी तरह से अचीव करना है। हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए हाई कंसर्न होगा, जबकि लो कंसर्न होगा किसके लिए, पीपल के लिए। दिस डिक्टेटोरियल स्टाइल इज बेस्ड ऑन थ्योरी वाई। ये किस पे बेस्ड है, थ्योरी वाई। थ्योरी वाई में हम पढ़ाए थे ना, थ्योरी वाई में वो एम्प्लॉयज आते हैं, वो पीपल आते हैं जिनका रिश्वत के बिना काम नहीं होता, जिनको हमेशा इंसेंटिव चाहिए होता है, जिनको हमेशा क्या चाहिए होता है, इंसेंटिव चाहिए होता है, या तो उन्हें डांट चाहिए होती है, पनिशमेंट चाहिए होती है, जब तक वो नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेंगे। तो उस टाइप के लीडर पे ये टास्क में, उस टाइप के फॉलोअर पे ये टास्क मैनेजमेंट अप्लाई होता है। इस कॉमनली अप्लाइड, अगर आपने अभी तक हमारा मोटिवेशनल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, आपका ही अच्छा होगा। मुझे कोई मतलब नहीं है, आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन हाँ जहाँ से भी पढ़िए प्रोडक्टिव पढ़िए, चाहे आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, दूसरे चैनल से पढ़ रहे हो। अगर मेरे में कोई कमी है तो बताइए, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती हूँ तो वो भी बताइए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। एंड इज कॉमनली अप्लाइड बाय द कंपनीज ऑन द एज ऑफ रियल और परसीव फेलियर। क्राइसिस के समय ये यूज किया जाता है, या आप बोल लीजिए वो वाला एग्जांपल ले लीजिए कि अभी हमारे कंपनी में आ गया है कि 1 लाख का हमें यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो इस समय वो 1 लाख का यूनिट हमें चाहिए। तो लीडर क्या करेगा, लीडर सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेगा और कहेगा कि चलो करो, अब मैं लीड कर रहा हूँ, फटाफट से काम करो, सबको, अगर जो काम नहीं करेगा उन्हें पनिशमेंट, रूल रेगुलेशन समझा के अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इस समय ज्यादा फोकस किस पे है, टास्क पे है, गोल पे है। स्टेटस क्यू, ये क्या है, मिडल ऑफ द रोड है, बीच में है, अपना स्टेटस बनाने में ही लगा हुआ है बेचारा। बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रोमाइज, मैनेजर्स यूजिंग दिस स्टाइल टू ट्राई टू बैलेंस बिटवीन द कंपनीज गोल एंड वर्कर नीड। ये क्या करता है इसमें, मैनेजमेंट वर्कर्स के नीड और कंपनी के गोल में, गोल्स में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। बाई गिविंग सम कंसर्न, बाई गिविंग थोड़ा कंसर्न पीपल को देना और थोड़ा कंसर्न प्रोडक्शन को देना। मैनेजर्स हु यूज दिस स्टाइल होप टू अचीव सुटेबल परफॉर्मेंस, बट डूइंग सो गिव्स अवे अ बिट of each concern, so that neither product nor people need are met। सिंपल याद रखिए, जो मिडिल ऑफ द रोड है इसका थोड़ा फोकस प्रोडक्शन पे होता है, थोड़ा फोकस पीपल पे होता है, ताकि दोनों क्या हो, बैलेंस हो, दोनों अच्छी तरीके से चले, किसी पे हाई या किसी पे लो नहीं है, ठीक है, दोनों पे फोकस है, थोड़ा थोड़ा फोकस है, दोनों को बैलेंस में लेके चल रहा है। साउंड, प्रीवाइसली इसका नेम क्या था, टीम मैनेजमेंट, टीम है, दोनों मिलकर चल रहे हैं, तो दोनों पे क्या फोकस है, हाई है, 9-9 है। कॉन्ट्रीब्यूट एंड कमिट,
इन दिस स्टाइल हाई कंसर्न पेड टू बोथ, दोनों को हाई कंसर्न देगा, पीपल को भी और प्रोडक्शन को भी. As suggested by the proposition of theory Y, managers choosing to use this style encourage teamwork and commitment. इसमें किस पे फोकस किया था? टीम वर्क पे, सभी मिलजुल के काम करते हैं among employees. This method rely heavily on making employees feel themselves to be constructive part of company. ये स्टाइल होता है, इसमें एम्प्लॉयज को फील कराया जाता है क्या, कि आप भी हमारे कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, हमारे गोल को अचीव करने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो हम दोनों को मिल के काम करना होगा, तब जाके हम ये अचीव कर पाएंगे. ठीक है, तो ये लीडरशिप स्टाइल थी. 5 तरह की लीडरशिप स्टाइल. क्या? पहला है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट, जिसमें दोनों लो है, दोनों हाई है तो टीम मैनेजमेंट. अगर सिर्फ प्रोडक्शन पे पीपल पे फोकस हाई है, मतलब क्लब में है वो, ठीक है, प्रोडक्शन पे फोकस नहीं है. अगर प्रोडक्शन पे फोकस हाई है, पीपल पे हाई नहीं है, इसका मतलब वो किस पे फोकस कर रहे हैं? टास्क पे फोकस कर रहे हैं. अगर दोनों पे थोड़ा थोड़ा है तो वो मिडल ऑफ द रोड. ठीक है, ये था आपका लीडरशिप स्टाइल. ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा लीडरशिप थ्योरीज. कौन कौन सी थ्योरीज दी गई आइए देखते हैं. सबसे पहला है ट्रेट थ्योरीज. सबके नाम में ही सब कुछ रखा होता है. देखिए, ट्रेट मतलब क्या होता है? ट्रेट मतलब क्वालिटीज. ठीक है, क्या गुण है लीडर के, क्या गुण है. ये थ्योरी बोलता है कि लीडर में जो गुण है उससे वो लीडर बनता है. लीडर में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. अगर वो किसी पर्सन में नहीं है तो हम उसे लीडर नहीं कहेंगे. ठीक है, एक लीडर बनने के लिए कुछ सर्टेन क्वालिटीज, कुछ सर्टेन ट्रेट्स हैं, वो होनी चाहिए लीडर में, तभी वो लीडर होगा. और इसका ये भी एक एजम्पशन है कि लीडर पैदा होते हैं, लीडर बॉर्न से होते हैं, या इनहेरिटेड होती है लीडरशिप की क्वालिटी, या तो उनको विरासत में मिली होती है. जैसे दादा भी लीडर थे, बेटा भी लीडर है, पोता भी लीडर है, या तो वो जन्म से ही उन्हें लीडरशिप की क्वालिटी मिली होती है, एक लीडर बनने के गुण होते हैं उनके. ऐसा बोलता है लीडरशिप थ्योरी. और ग्रेट मैन थ्योरी भी कुछ ऐसे ही बोलता है, इसलिए इन दोनों को सेम कहा जाता है कहीं ना कहीं. ग्रेट मैन थ्योरी ये बोलता है, ग्रेट मैन थ्योरी हिस्ट्री पे बेस्ड है, कि जो पहले के हमारे ग्रेट मैन रह चुके हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी, अलेक्जेंडर, अब्राहम लिंकन, वो लोग क्या है, वो लोग किसी क्वालिटी को अचीव किए थे क्या? क्या उनके अंदर जब से पैदा हुए तब से क्वालिटी थी? नहीं, वो, हाँ मतलब उल्टा बोल रही हूँ. जब से वो पैदा हुए थे, या तो वो पैदा हुए थे तब से उन्हें वो क्वालिटी मिली है जन्म से ही, या उन्हें विरासत में मिली हो वो क्वालिटी. लेकिन विरासत में तो जैसे उनके पिता थे महात्मा गांधी के, तो वो तो लीडर नहीं थे, लेकिन हमारे महात्मा गांधी लीडर बने देश के. ठीक है, ग्रेट मैन्स बने. हमारे जो देश के या दूसरे देश के जो ग्रेट मैन थे वो कैसे बने? जन्म से ही उनके अंदर वो क्वालिटी थी, जब से वो पैदा हुए थे तब से उनमें वो क्वालिटी थी लीडर बनने की. तो ये थ्योरी उस चीज पे बेस्ड है. ये थ्योरी बोलती है कि हमारा लीडर बॉर्न होता है, हमारा लीडर पैदा होता है, कुछ क्वालिटीज हैं जो हमारे लीडर में जन्म से ही होती हैं, उसको भगवान से मिली होती हैं. हम सीख नहीं सकते लीडरशिप की क्वालिटी को, सीख के लीडर नहीं बन सकते, ऐसा बोलता है ग्रेट मैन थ्योरी. तो कहीं ना कहीं इन दोनों के एजम्पशन सेम है, कि लीडर बॉर्न होते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी सीखी नहीं जा सकती. देखिए, ट्रेड थ्योरी कब पॉपुलर हुआ था? 1930 एंड 1950 के बीच में. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर सर्टेन पर्सनल क्वालिटीज. यहाँ पर कुछ सर्टेन पर्सनल क्वालिटीज हैं, ट्रेड्स हैं, विच आर एसेंशियल टू बी अ सक्सेसफुल लीडर. एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए कुछ सर्टेन क्वालिटीज होती हैं. क्या? कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सके, कमिटेड हो गोल को लेके, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी हो उसके में, अपने एम्प्लॉय को समझने वाला हो, एम्पैथी हो उसके अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस हो. ये सब क्वालिटीज होंगी तो वो क्या होगा? सक्सेसफुल लीडर होगा. ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बिलीव्स. ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या बिलीव करती है? कि जो लीडरशिप ट्रेड्स आर इनहेरिटेड. जो लीडरशिप के ट्रेड है, या तो उसे विरासत में मिली होगी, या तो जन्म से ही उसमें होगी. दीज कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय लर्निंग. इसको सीख कर, हम लर्न कर एक्वायर नहीं कर सकते. The trait theory of leadership focuses on identifying different personality traits.
ट्रेड थ्योरी किस पे फोकस करता है? डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेड्स पे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे दैट आर लिंक्ड टू सक्सेसफुल लीडरशिप। जो एक लीडर को सक्सेसफुल बनाता है वो क्वालिटीज पे फोकस करता है हमारा ट्रेड थ्योरी। अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन, दिस लाइन ऑफ रिसर्च emerged as of earliest टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो लाइन है ये इसको किससे लिंक करती है? ग्रेटमैन थ्योरी से लिंक करती है, जो किसने प्रपोज किया था? थॉमस क्रेलेल। देखिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमें, तो देखिए क्या लिखा है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मिड 1800 में आया था ग्रेटमैन लीडरशिप थ्योरी, बहुत पहले आया था। तो इससे ये लिंक करता है ट्रेड थ्योरी, क्योंकि दोनों ही सेम बात बोलते हैं, क्या कि लीडर हमारा पैदा होता है, लीडर में क्वालिटीज उसके जन्म से ही आती है, कोई उसे सीख नहीं सकता, सीख कर कोई लीडर नहीं बन सकता। राफ एम स्टॉकडेल प्रपोज्ड द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ही एक्सप्लेन, इन्होंने ये ट्रेड थ्योरी दी थी, राफ एम स्टॉकडेल। He explained that an individual must possess the key personality trait, कि इंडिविजुअल में कुछ की पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, कुछ क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए चाहिए। अगर वो उसके में नहीं है तो वो इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकता। दीज ट्रेट्स आर इनहेरिटेड बाय बर्थ, जो उसको बर्थ में मिले होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। ट्रेट है तो ट्रेट किस पे फोकस करेगा? क्वालिटीज पे फोकस करेगा। ग्रेटमैन थ्योरी किस पे फोकस करके बोलता है? ग्रेट मैन जो हिस्ट्री में हमारे रहे उन पे फोकस करके बोलता है। थॉमस क्रेलेल ने ये दिया था, प्रपोज्ड द ग्रेटमैन थ्योरी, कब दिया था? इन 1940s। एंड इट मेयरली बिलीव्स दैट, जो बिलीव करता है किस पे? दैट द लीडरशिप इज एन इनहेरिटेड ट्रेट, कि लीडरशिप की जो क्वालिटीज है वो सिर्फ विरासत में मिली होती है। हु इज डेस्टिन्ड टू बिकम अ ग्रेट लीडर बाय बर्थ, जो उसको जन्म से ही एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक महान लीडर बनने के लिए मिली होती है। एंड दे प्रूव देमसेल्फ, और वो प्रूफ करते हैं व्हेन द ग्रेट नीड्स अराइज, जब उसकी जरूरत पड़ती है, लीडर बनने की जरूरत पड़ती है, तो वो लीडर बन के उसे प्रूफ कर देते हैं कि उन्हें लीडरशिप या लीड करने की क्वालिटी उन्हें जन्म से ही मिली थी। सम पीपल आर बोर्न बिकम लीडर, कुछ पीपल लीडर बनने के लिए ही पैदा हुए रहते हैं, ये बोलता है ग्रेटमैन थ्योरी। ठीक है, ट्रेड थ्योरी फोकस करके किस पे बोलता है? ट्रेड्स पे, कि कुछ सर्टेन ट्रेड्स हैं जो होने ही चाहिए एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए, और वो ट्रेड्स उसे कैसे मिलते हैं? जन्म से मिलते हैं, विरासत में मिली होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। ग्रेटमैन थ्योरी भी सेम चीज बोलता है, क्या कि जो एक लीडर है वो पैदा ही हुआ रहता है लीडर बनने के लिए, और उसे जो भी क्वालिटीज हैं वो बर्थ से ही मिलती है। दोनों ही सेम बात बोल रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से लिंक्ड है। अब नेक्स्ट थ्योरी हम आते हैं। नेक्स्ट थ्योरी क्या है? बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल किस पे फोकस करेगा? बिहेवियर पे फोकस करेगा। किस पे? बिहेवियर। ट्रेड थ्योरी क्वालिटीज पे फोकस कर रहा था, जबकि बिहेवियरल थ्योरी किस पे फोकस करेगा? बिहेवियर पे। किसी लीडर का कोई ट्रेड, कोई क्वालिटीज नहीं डिसाइड करेगा कि वो कैसा लीडर है, जबकि उसका बिहेवियर डिसाइड करेगा कि वो कैसा लीडर है। Behavioral leadership theory focuses on how leaders behave. Behavioral theory किस पे फोकस कर रहा है? कि लीडर हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, एंड assume that, और ये assume करता है that these traits can be copied. ये ट्रेड कॉपी किए जा सकते हैं by other लीडर के द्वारा कॉपी किए जा सकते हैं, ऐसा ये थ्योरी assume करता है। Sometimes called the style theory, इसे स्टाइल थ्योरी भी बोला जाता है। It suggests that the leader are not born. ये बोलता है लीडर, एक सक्सेसफुल लीडर born नहीं होता, but can be created based on learnable behavior. जबकि ये learnable behavior पे based है, लीडर बन सकता है किसी बिहेवियर को लर्न करके, किसी बिहेवियर को सीख करके एक पर्सन लीडर बन सकता है। कोई ऐसी सर्टेन क्वालिटी नहीं है कि उसके अंदर बर्थ से होनी चाहिए, जबकि जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं वो सीख सकता है, वो उस बिहेवियर को सीख सकता है जो एक सक्सेसफुल लीडर फॉलो करता है। वेरियस काइंड ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ द लीडर अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट। लीडरशिप का जो बिहेवियर है, लीडर का जो बिहेवियर है, वो
अफेक्ट करता है सबॉर्डिनेट के परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन पे। अगर लीडर बहुत ज़्यादा अकड़ू टाइप का है, क्रूड है, उसके में बहुत ईगो भरा हुआ है, तो वो एम्प्लॉयज़ को अपने सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, साथ में उनका परफॉर्मेंस भी गिरता जाएगा। तो लीडरशिप का बिहेवियर बताएगा कि सबॉर्डिनेट्स प्रोडक्टिव काम करेगा कि अनप्रोडक्टिव काम करेगा। वो सेटिस्फैक्टली अगर काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव काम होगा। चलिए आइए देखते हैं लीडरशिप थ्योरीज कौन कौन सी हैं। एक मिशिगन स्टडी है जो मिशिगन यूनिवर्सिटी में की गई थी। इसमें इन्होंने दो लीडरशिप स्टाइल बताए। क्या? प्रोडक्शन सेंटर लीडरशिप और एम्प्लॉय सेंटर। प्रोडक्शन सिंपल जो पीछे हम पढ़े, प्रोडक्शन जिसका फोकस किस पे होगा? टास्क पे होगा, प्रोडक्शन पे होगा, ठीक है। और एम्प्लॉय जिसका फोकस किस पे होगा? रिलेशनशिप पे होगा। इसमें इन्होंने दो और स्टाइल दिया। क्या? बॉस सेंटर्ड लीडरशिप और एम्प्लॉय सेंटर्ड। चलिए देखते हैं। उसके बाद ये सेकंड है क्या? ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टाइल, जो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में कंडक्ट हुई थी रिसर्च, और उससे जो थ्योरी निकल के आई उसे बोले ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टडीज। इसमें दो है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किस पे फोकस करता है? रिलेशन पे, एम्प्लॉय पे। ये किस पे फोकस करता है? रोल्स पे, रूल्स पे, टास्क पे। देखिए मिशिगन लीडरशिप स्टडीज वेल वेल नोन सीरीज ऑफ लीडरशिप, बहुत जानी मानी लीडरशिप स्टडीज है दैट कमेंस्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में की गई थी इन 1950s में बाय रेंसिस लिकर्ट। जो किसने की थी? रेंसिस लिकर्ट ने की थी। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रिंसिपल्स एंड टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। जो किस ऑब्जेक्टिव से की गई थी? आइडेंटिफाई की जा सके प्रिंसिपल्स एंड लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप किस तरह की हो सकती है, लीडरशिप स्टाइल किस किस तरह के हो सकते हैं, ये पता करने के लिए ये स्टडीज की गई थी। that led to a greater productivity and enhancement of job satisfaction among the worker। देखिए मिशिगन स्टडीज क्या है? जो मिशिगन यूनिवर्सिटी में की गई थी, 1950s में की गई थी। किसने की थी? रेंसिस लिकर्ट ने की थी। किस लिए की थी? ताकि ये पता लगाया जा सके कि लीडरशिप के स्टाइल कितने तरह की हो सकती हैं, इसके और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, ताकि वर्कर्स के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज किया जा सके। ये पता लगाया जा सके कि कौन सा स्टाइल अच्छा है जिससे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और वर्कर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाए। इसलिए ये रिसर्च की गई थी। द स्टडीज आइडेंटिफाइज टू लीडरशिप स्टाइल। ये स्टडी लेके आई क्या? एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड। प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल किस पे फोकस करता है? प्रोडक्शन पे। टास्क ओरिएंटेड ये है, ये किस पे ज्यादा फोकस करता है? टास्क पे ज्यादा फोकस करता है। दिस लीडरशिप स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज टास्क ओरिएंटेड। इनको क्या बोलते हैं? टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप बोलते हैं, क्योंकि ये किस पे फोकस करते हैं? रिजिड वर्क स्टैंडर्ड। रिजिड मतलब फिक्स्ड वर्क स्टैंडर्ड होना चाहिए कि क्या वर्क कितने टाइम में कब कब कंप्लीट करना है। प्रोसीजर रूल्स होते हैं इसमें। क्लोज्ड सुपरविजन होता है ऑफ द सबॉर्डिनेट। लीडर अच्छे से उनको सुपरवाइज करता है, ठीक है। टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब, सब कुछ अच्छे से क्लियर बताया होता है कि जॉब में क्या करना है, कैसे करना है। एम्प्लॉयज वर नॉट बी कंसीडर एज ह्यूमन बींग। यहाँ पे एम्प्लॉयज को ह्यूमन बींग कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि उनके वेलफेयर पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। एम्प्लॉयज कैसा है, क्या उसकी नीड है, इस पे कुछ भी फोकस नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे होता है? टास्क पे, प्रोडक्शन पे, कि जो हमारा गोल है वो अचीव होना चाहिए, बस इस पे फोकस होता है लीडर का। तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप। बट एज अ टूल टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज को क्या माना जाता है? एक टूल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करने का एक टूल है एम्प्लॉय, ह्यूमन बींग नहीं है। अगर ह्यूमन बींग समझा जाता तो उनके नीड्स वेलफेयर पे फोकस किया जाता। तो ये होता है प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप। प्रोडक्शन नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, प्रोडक्शन पे फोकस है। एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप। एम्प्लॉय सेंटर्ड क्या है? जिनका फोकस किस पे है? रिलेशन पे, रिलेशन ओरिएंटेड लीडरशिप है। ये किस पे इम्फेसाइज करते हैं? ह्यूमन रिलेशन पे इम्फेसाइज करते हैं। टू ट्रीट सबॉर्डिनेट्स एज ह्यूमन बींग। ये एम्प्लॉयज को, सबॉर्डिनेट को कैसा ट्रीट करते हैं कि वो एक ह्यूमन बींग है, केवल एक टूल नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करने के लिए, बल्कि वो क्या है? वो ह्यूमन बींग है। उनके भी नीड्स हैं, उनके भी डिजायर है, उनकी भी कुछ जरूरतें हैं,
उन्हें भी सेटिस्फाई करना है हमें, तभी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर हमारे एम्प्लॉयज ही डिससेटिस्फाई हैं, हमारे एम्प्लॉय ही मन से काम नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती उनसे काम करवाना पड़ रहा है, तो क्या मतलब है काम करने का? प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय और कम हो जाएगी। टू शो कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयज, ये जो लीडरशिप स्टाइल होता है उसमें लीडर किस पे फोकस करते हैं? एम्प्लॉयज के नीड्स पे, एम्प्लॉय पे, उनके वेलफेयर पे, उनके एडवांसमेंट पे फोकस करते हैं। टू एनकरेज एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन गोल सेटिंग, ये अपने एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराते हैं गोल बनाते समय, कि कैसे गोल उनको बताएंगे कि देखिए हम ये गोल बना रहे हैं, उनकी भी कुछ राय लेते हैं, और वर्क रिलेटेड कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें भी वो इन्वॉल्व करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? लीडरशिप सेंटर्ड लीडरशिप, एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप, जिनका फोकस किस पे है? ह्यूमंस पे, अपने एम्प्लॉयज पे। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिशिगन स्टडीज वर एलाबोरेटेड बाय टैबनम एंड, देख लीजिए क्या लिखा है जो ये थे टैबनम एंड स्मेजिट, इन्होंने क्या किया, इसको और एक्सप्लोर किया मिशिगन स्टडीज को, और उन्होंने दो और लीडरशिप स्टाइल निकाली। दे आइडेंटिफाइड टू मोर स्टाइल ऑफ लीडरशिप ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी यूज्ड बाय बॉस। किस पे बेस था? कि बॉस क्या अथॉरिटी यूज कर रहा है और क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम सबऑर्डिनेट्स को दी गई है, उसके बेस पे। बॉस सेंटर्ड एंड एम्प्लॉय सेंटर्ड, बॉस सेंटर्ड क्या है? मैनेजर हु एक्सरसाइज हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल, उसे हम बोलेंगे बॉस सेंटर्ड। और एम्प्लॉय सेंटर्ड क्या होगा? जिसमें वो हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम दे देगा एम्प्लॉयज को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय सेंटर्ड। या इसको अब ऐसे समझ लीजिए, इसको हम बोल सकते हैं फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल जो हम पीछे पढ़े थे, और इसे हम बोल सकते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक जिसमें सब कुछ किसके हाथ में है? बॉस के हाथ में है। और फ्री रेंज जिसमें सब कुछ किसके हाथ में दे दिया गया है? हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम एम्प्लॉयज के हाथ में। तो वही चीज है, बस नेम अलग अलग है, नाम समझिए सब समझ में आएगा। बॉस सेंटर्ड, सारा का सारा कंट्रोल बॉस के पास है। एम्प्लॉय सेंटर्ड, सारा का सारा कंट्रोल, फ्रीडम किसके पास है? एम्प्लॉय के पास है। इसमें सब कुछ मिलता ही जुलता है, सब कुछ सेम बात बोलता है, बस नाम बदल दिया जाता है। अब देखिए, ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडीज क्या है? जो ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुए उसके बेस पे कुछ लीडरशिप स्टाइल आई। द ब्यूरो ऑफ रिसर्च एट ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी कंडक्टेड दिस स्टडीज, ओयो स्टेट यूनिवर्सिटीज में ये रिसर्च हुआ, ब्यूरो ऑफ रिसर्च ने किया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, एक मिनट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज स्टडीज, इस स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वॉज टू आइडेंटिफाई द मेजर डायमेंशन ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का मेजर डायमेंशन आइडेंटिफाई करना, एंड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ लीडर्स बिहेवियर ऑन द एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड सेटिस्फेक्शन। वही सेम बात जो मिशिगन ने बोली, मिशिगन ने भी क्या बोला था? लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई करना, ताकि ये देखा जा सके कि लीडरशिप के बिहेवियर का कितना इफेक्ट पड़ रहा है एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन पे। वही चीज ये भी बोल रहा है, ये इन्वेस्टिगेट की गई थी किस लिए? ताकि देखा जा सके इफेक्ट ऑफ लीडर्स बिहेवियर, लीडर के बिहेवियर का इफेक्ट एम्प्लॉय के बिहेवियर पे और उनके सेटिस्फेक्शन पे। यहाँ पे 2 डायमेंशन दिया है इन्होंने, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बिहेवियर, इसको आप ऐसे समझिए रिलेशनशिप ओरिएंटेड था। क्या? रिलेशन ओरिएंटेड, जो पीछे हम पढ़े ना वही है, रिलेशन ओरिएंटेड। कंसिडरेशन बिहेवियर किस पे फोकस है? वार्म फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, सपोर्टिव क्लाइमेट हो। द बिहेवियर ऑफ लीडर हु आर कंसर्न फॉर सबऑर्डिनेट्स, इनका फोकस किस पे है? सबऑर्डिनेट्स पे, एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अ वार्म फ्रेंडली एंड सपोर्टिव क्लाइमेट, या इसको बोलिए एनवायरमेंट। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, सपोर्टिव इन्वायरमेंट हो, इनका ज्यादा कंसर्न किस पे होता है? सबऑर्डिनेट्स पे होता है। अगर हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिव काम होगा। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर क्या है? द बिहेवियर ऑफ लीडर हु डिफाइन द लीडर सबऑर्डिनेट रोल, ये क्या करता है? लीडर सबऑर्डिनेट रोल डिफाइन करता है, सो दैट एवरीवन नो व्हाट एक्सपेक्टेड, एस्टैब्लिश फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, डिटरमाइंड हाउ टास्क विल बी परफॉर्म। किस पे फोकस है? टास्क पे। ये क्या है? टास्क ओरिएंटेड है। इसमें लीडर मेंबर का रोल अच्छे से डिफाइन होता है, लीडर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उन्हें अच्छे से बता देगा, कब चाहिए उसको, कब चाहिए, कैसे चाहिए,
ठीक है, क्या चाहिए वो सब अपने एम्प्लॉयज को बता देगा, उसका मेन फोकस किस पे है, टास्क पे। तो जो हम पीछे पढ़े टास्क सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल, वो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है, और कंसिडरेशन किस पे फोकस है, रिलेशन पे, तो ये रिलेशन ओरिएंटेड है। ठीक है, देखिए बात सब वही कर रहे हैं, दो ही, टास्क की और रिलेशन की, बस सबका नेम अलग हो गया। लीडरशिप में जितनी भी स्टाइल है सब इसी की बात करेगी, टास्क और रिलेशन की, बस सबका नेम चेंज करके अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, सब यही बात करते हैं। तो देखिए मिशिगन में जो हम पढ़े थे वो क्या था, मिशिगन यूनिवर्सिटी में प्रोडक्शन ओरिएंटेड और एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। ओयो में क्या पढ़े हम, ओयो में हम पढ़े क्या, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, आईसी। ठीक, चलिए तो देखिए इसमें ये चार तरह का ग्रिड बनाया हुआ है, हाई कंसिडरेशन, लो स्ट्रक्चर, हाई स्ट्रक्चर, लो कंसिडरेशन। हाई स्ट्रक्चर मतलब ज्यादा फोकस दे रहा है काम को और ज्यादा फोकस एम्प्लॉयज को भी दे रहा है। अगर हम ग्रिड के हिसाब से देखें मैनेजरियल ग्रिड, तो यहाँ पे क्या था, टास्क मैनेजमेंट, सॉरी नहीं, टीम मैनेजमेंट। दोनों हाई होता है तो किस पे फोकस होता है, टीम मैनेजमेंट, सब मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, अगर हाई फोकस है कंसिडरेशन पे, एम्प्लॉय पे ज्यादा फोकस है, टास्क पे फोकस नहीं है, मतलब क्या है, वो क्लब में घूम रहे हैं, कंट्री क्लब मैनेजमेंट। अगर दोनों लो है मतलब वो क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूवराइज्ड मैनेजमेंट। और अगर हाई स्ट्रक्चर है, हाई टास्क पे फोकस है, लो कंसिडरेशन मतलब लो रिलेशनशिप पे फोकस है, तो वो क्या है, टास्क मैनेजमेंट। याद आया, मैनेजरियल ग्रिड। तो ऐसे ही कुछ है ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी का भी, कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। आगे देखिए ये वाला, देखिए समझ आएगा। देखिए कंसिडरेशन ओरिएंटेड क्या है, कंसिडरेशन ओरिएंटेड लीडर डिस्प्ले फ्रेंडशिप पे फोकस है, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड वार्मथ। जबकि ये जो टास्क ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, उनका फोकस किस पे है, लीडर्स ऑर्गेनाइज, डिफाइन एंड क्लैरिटी द टास्क, टास्क अच्छे से डिफाइन हो, क्लैरिटी हो, सबॉर्डिनेट्स मस्ट परफॉर्म, जो सबॉर्डिनेट्स को परफॉर्म करना है उन सब में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखिए अगर दोनों हाई है, टास्क पे भी ज्यादा फोकस है और एम्प्लॉयज पे भी ज्यादा फोकस है, तो क्या है, लीडरशिप स्ट्राइव्स टू अकम्प्लिश द जॉब व्हाइल मेंटेनिंग द हार्मोनियस वर्क टीम। ये देखिए छोड़िए, इसे पढ़ेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। जब दोनों हाई है मतलब दोनों पे ही ज्यादा फोकस कर रहा है, प्रोडक्शन पे भी ज्यादा फोकस है और कंसिडरेशन पे भी। अगर टास्क पे लो फोकस है, हाई कंसिडरेशन पे फोकस है, इसका मतलब वो किस पे फोकस कर रहा है, अपने अचीविंग टीम हार्मोनी, इंडिविजुअल के नीड सेटिस्फेक्शन पे फोकस कर रहा है, लेस एम्फेसाइज कर रहा है सबॉर्डिनेट के टास्क को, सबॉर्डिनेट जो टास्क है, जो गोल अचीव करना है उस पर कम फोकस कर रहा है, ज्यादा फोकस रिलेशनशिप पे कर रहा है। अगर कंसिडरेशन लो है और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर हाई है मतलब टास्क पे ज्यादा फोकस कर रहा है, फोकस ऑन गेटिंग द जॉब डन, कि जॉब अच्छी तरह डन होना चाहिए बाई स्ट्रक्चरिंग टास्क, बट एग्जिबिट द लिटिल कंसिडरेशन फॉर द सबॉर्डिनेट नीड, सबॉर्डिनेट नीड पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि लो कंसिडरेशन है। लार्जली पैसिव, अगर दोनों ही लो है, डज नॉट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड एग्जिबिट लिटिल कंसिडरेशन, वही बोल रहा है कि लिटिल टास्क पे भी फोकस है और लो इसका रिलेशनशिप पे फोकस है, सब कुछ छोड़ दिया एम्प्लॉयज पे कि सब कुछ तुम ही मैनेज कर लो। ठीक है, सेल्फ मैनेज पीपल पे छोड़ दिया है। तो वही है, जैसे हमने आपको मैनेजरियल ग्रेड पढ़ाया वैसे ये भी है। ये देखिए ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी और मिशिगन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर को ही प्रोडक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं और कंसिडरेशन को एम्प्लॉय ओरिएंटेड। देखिए कंसिडरेशन, लीडर कंसर्न फॉर पीपल, लीडर का कंसर्न किस पे होता है, पीपल पे एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे। जबकि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, इनका फोकस किस पे होता है, कंसर्न फॉर अकम्प्लिशिंग द टास्क, टास्क पे फोकस होता है कि हमारा टास्क कंप्लीट हो। तो आज के लिए इतना ही, बिहेवियरल थ्योरी कंप्लीट कर दी है, एक बचा है सिचुएशनल थ्योरी। तो सिचुएशनल थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ लर्न विथ मुस्कान पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उस पर लाऊंगी, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए
और अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। कोई डाउट हो, कोई सजेशंस हो, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।